क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये जो 15 एमसीक्यूज में डिस्कस करूँगा ना आज के इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं में से ही बार बार पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो और मैं आपको हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, विद ईजी एक्सप्लेनेशन। सो मैं आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर भी है लेकिन मैं आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। मेक द रिबन सरफेस शाइनियर, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम द रिबन सरफेस। सी बोल रहा है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम रिबन सरफेस। डी बोल रहा है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। आपने ये चैप्टर नंबर जो मैंने 1 पढ़ाया था उसमें डिस्कस किया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसके ऊपर एक परत जम जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब जलाने से पहले हवा में हमें क्या करना होता है? ये जो ऑप्शन सी है, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। जो रिबन की जो ऊपरी की परत होती है ना, उस परत के ऊपर से हमें क्या हटाना होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हटानी होती है। ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर। जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? अवक्षेपण। जो रिएक्शन कराने के बाद तल में बचा रह जाता है ना, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वो क्या होता है? फॉर्म्ड आर ऑफ किस टाइप का होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो आपका क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। ठीक है, BaSO4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विथ ग्लूकोज undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body produce energy is kind of क्या है? रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने वाली जो प्रोसेस है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो जो सांस लेते हैं हम, जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो आपको क्लियरली पता है जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो सांस जब बाहर निकलती है तो गर्म निकलती है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस है? क्योंकि जब गर्म क्यों निकलती है? जो हम सांस लेते हैं जो अंदर जाता है तो वो रिएक्ट करता है ना, और रिएक्ट करने के बाद इसका जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैंने चैप्टर पर डिस्कस कर रखा है। तो इसका शॉर्ट सिंपल में मैं बताऊँ, सांस लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक गर्माहट सी महसूस होती है, और यही गर्माहट का मतलब क्या है? जब हीट निकलती है तो मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि एक नया सब्सटेंस बनता है, पूरी तरह से अलग होता है पहले जो आपने सब्सटेंस लिया था। ठीक है, एक नया चीज़ बनता है। सेकंड बोल रहा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। और सी बोल रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। और डी बोल रहा है चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना उन पर आप पॉज लेना है आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इनमें सारे तो सही नहीं है, कोई एक ऑप्शन सही है। तो जो भी आपको एमसीक्यूज दे रखा है ना, उसको बारीकी से समझते हुए पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ना, आपको ए और डी में सही लगेगा। अब ए पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये गलत बात है। ठीक है, जो डी ऑप्शन है चेंजिंग ऑफ द एटम्स टू एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, ये बोलता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि जो एटम हम लेंगे ना उसका थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, और चेंजेस होने के बाद एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन केमिकल रिएक्शंस को इम्प्लाई नहीं करता है। देखो केमिकल रिएक्शन में आपको बताऊं, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ज़िंदगी में या फिजिकल या आपकी जो आसपास जो होता है ना, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने पर दूसरे स्टेज से फर्स्ट स्टेज में आ सकते हैं। लेकिन केमिकल में क्या होता है, अगर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गए तो दूसरे से आप पहले स्टेज में नहीं आ सकते हैं। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज़ करो और आपके आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे पहला बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। देखो कैंडल जो होता है ना, मोम का होता है। मोम को आप गलाओगे फिर उसको फ्रीज करोगे, फिर से मोम बन सकता है। तो ये तो फिजिकल हो गया। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ठीक है। और फिर आपका है डाइजेशन ऑफ फूड इन आर स्टोमच एंड, और फिर बोला रिपेनिंग ऑफ बनाना। तो ऑप्शन क्या बोला, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो केमिकल रिएक्शन कौन सा नहीं है, पहला वाला आपका फिजिकल रिएक्शन है, बाकी तीनों आपके क्या हैं, केमिकल हैं। क्योंकि इन तीनों स्टेजेस में आप अगर देखोगे ना, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा है तो दूसरे स्टेज से फर्स्ट स्टेज पे नहीं आ सकता। अब पहले वाले ऑप्शन में क्या है, अगर कैंडल को हम जला रहे हैं, मोम बन गया, मोम को फिर से स्टोर कर फिर से मोम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। बाकी तीनों की तीनों में एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने पर दूसरे स्टेज से पहले स्टेज में हम नहीं आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड लॉ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो आपको मैंने हमेशा बताया, इसका ऑप्शन तो आप देखते ही बता दोगे। कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दोनों तरफ, इधर जो हम सब्सटेंस लेते हैं, इधर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इनके दोनों तरफ जो मास होता है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मास को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पर। कह रहे हैं ऑल द मेथड मेंशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिडेड एक्सेप्ट। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आता है एग्जाम में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कि रेंसिडेड समझते हैं ना, जो खाना बनाते हैं हम, खाना बना के रख देते हैं तो एक दिन 2 दिन बाद उसमें से बदबू आने जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेंशन बिलो द प्रिवेंट ऑफ द फूड, कौन सा चीज़ आपको उस चीज़ से बचा सकता है, प्रिवेंशन से, एसिडिटी से कौन सा बता सकता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड यहाँ पर है, इसको भी देखना। सो पहला बोल रहा है स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, तो ये तो करता ही है भाई, ये तो बचाता है। फिर बोलते हैं स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फिर थर्ड बोल रहे कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। एंड फोर्थ बोलते हैं ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। सो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पॉज लीजिए और सोच। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पढ़ लो। ऑल द मेथड्स मेंशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड यहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। बच्चे फटाफट पढ़ देते हैं, इस की पॉइंट को भूल जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से उनका आंसर भी गलत हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सही है। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, एक्सेप्ट बोला है, ये चीज़ नहीं होती चाहिए। फिर बोल रहा ऑलवेज टच द फूड विथ क्लीन हैंड्स। अरे भाई क्लीन हैंड से पकड़ के क्या फ़ायदा, ये थोड़ी ना रेंसिडिटी से बताएगा ना। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रेंसिडिटी में हेल्प नहीं करते, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर वर्ड क्या था, एक्सेप्ट। ठीक है, उनको छोड़कर, तो इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर बाकी जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ये रेंसिडिटी में यूज़फुल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना, किसी मेटल पे जो ब्राउन ब्राउन कलर चल जाता है ना, उसकी बात हो रही है। कह रहे रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। क्या होता है,
जो रस्टिंग होता है, जंग लगना, किसका उदाहरण है वो बताना है। रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एक मेटल होता है और उसमें लगता है मॉइस्चर। जब मेटल में मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, एंड समथिंग ऐड हो रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा ना भाई, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सही हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसे देखिए, कह रहे यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन आपके पास है और ये रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में भी मौजूद है। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, क्या चीज़ बता रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये जो एग्जाम्पल है वो है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो आपके मन में क्लिक कर गया होगा कि भाई रेडॉक्स कहाँ का लिखा रहा है। सो ऑप्शन बी और सी में रेडॉक्स है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ से सी यू में ओ था तो यहाँ पर ओ नहीं है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो रहा है। और इसमें H2 में O ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन में। दोनों चीज़ एक ही साथ जब होते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स तो वही हो रहा है। अब देखो CO के साथ O था तो O हट गया और H2 के साथ O आ गया, तो डबल चीज़ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। O शिफ्ट होके H के साथ आ रहा है, देखो O शिफ्ट होके H के साथ आ रहा है ना। एक चीज़ का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दो चीज़ का नहीं हुआ, डबल नहीं हो रहा भाई। ये ओ एच के साथ है, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डबल में दोनों तरफ से होना चाहिए होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहे व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज decomposition to form ferric oxide as to maintain product accompanied by change in color form। कह रहे हैं जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, अंडरगोज डीकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज टू मेन प्रोडक्ट अकम्पनाइड, तो उसके कलर में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो उसके कलर में चेंज होता है कि वो ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, उसका वो कलर क्या होता है, ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आपको आंसर पता चल लग गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेन फॉर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि जो चिप्स होते हैं है ना, लेज कुरकुरे वगैरह में कौन सी गैस भरी जाती है, उसके कुरकुरापन और उसके फैटीपन को बचाए रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देखते ही पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फॉलोइंग इज गिवन अ डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चलो देखते हैं डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास है। इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखना। ठीक है, इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखो। तो ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, यहाँ टेस्ट ट्यूब है, यहाँ ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर रबर ट्यूब है, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है ना, वाटर है। फिर कह रहा था गिवन सेटअप इज यूज्ड फॉर कैरी आउट डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर कैथोड है, एनोड है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स हियर एक्सिस। कह रहे हैं जो वेल्डिंग होता है ना भाई, वेल्डिंग दिखा है ना आपने, यूँ मिस्त्री पकड़ के रखता है, आंखों के सामने रखता है और छुन 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 की आवाज़ आती है। तो कह रहे मेटल तो रहता ही है, और उसके साथ कौन सा एक्स और यूज़ किया जाता है। एक्स कोई चीज़ है, तो उसका आपको नाम बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है भाई, एल्यूमिनियम डस्ट। क्या है,
Aluminium does. The displacement reaction between iron oxide and metal is used for welding. तो रेल ट्रैक्स को वेल्डिंग करते हैं तो क्या निकलते हैं? एल्यूमिनियम डस्ट निकलता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड में बेस ऐड करते हो आप, एसिड में जब बेस ऐड करते हो तो क्या बनता है? आपका क्षार बनता है ना, तो और जो वाटर होता है वो अलग हो जाता है ना। जब अम्ल में क्षार ऐड करते हैं तो लवण बनता है, सॉरी क्षार बोल रहा था मैं, लवण। ठीक है, लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहते हैं जब अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो लवण बनता है और पानी अलग हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन गिव टू हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। ये रिएक्शन आप ढंग से देखो और इस रिएक्शन को देख के कुछ ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्या क्या आपको दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, क्या क्या आपको दिख रहा है वो ऑब्जर्व किया आपने। अब आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन आर। ये जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? तो H2S था, तो H2 के साथ यहाँ पर क्या आ गया? I आ गया। और या फिर देखो सल्फर है ना, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और I के साथ H जुड़ गया। तो आप बताओ, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो देखो कह रहे थे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन आर। तो आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रेस्पेक्टिवली। तो जो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है पहले वाले में, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट वो कौन सा है? देखो आई के साथ क्या जुड़ा है? देखो यहाँ आई था सिंपल, उसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ एजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, और पहले वाले में सल्फर। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो सही हो जाएगा, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रेस्पेक्टिवली। देखो ठीक है, आयोडीन और। तो ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं। आपको मैं ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। आज ही शाम को चैप्टर 2 का भी MCQs आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।